हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट करने के पहले हम ये जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मतलब है। तो स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में क्या कहता है। Now, we know that in the plural sense, statistics means data or quantitative information capable of some meaningful conclusions. तो हम ये जानते हैं कि statistics मतलब data या फिर ऐसा information जो कि numerically express किया जा सके और उससे हम कुछ meaningful conclusions draw कर सकें. In other words, in data, we include that information which is capable of numerical expression. और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वो information जिसको numerically express किया जा सके. आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डेटा का. That there are 8 sugar mills in Haryana compared to 20 in Punjab. 20% of the people in the working age group are unemployed in India compared to only 2% in USA. Of the total cattle population of the world, 50% belongs to India. Next हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है. The present chapter focuses on the collection of data. Collection of data यानी डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को एक साथ लाना, including सबसे पहला टॉपिक है source of data और दूसरा है methods of collecting data. But before that, we must know why do we collect data. But ये जानने के पहले या ये पढ़ने के पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं. For a students of economics, the purpose of data collection is to understand, analyze and explain a socio-economic problem. और हम as a student of economics क्यों समझते हैं, क्यों डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि हम डेटा को समझ सकें, एनालाइज कर सकें और उससे एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा रहेगा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं या कितने लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो उससे हम बहुत ईजीली कंक्लूड कर पाएंगे कोई भी चीज़ को और बहुत ईजीली सल्यूशन भी निकाल पाएंगे. While analyzing the problem, we also try to understand the causes behind the problem as also the possible solution. और जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हम ये भी समझते हैं कि क्या चीज़ इस प्रॉब्लम को कॉज किया है या इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, एंड नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. The entire exercise needs a comprehensive support of numerical facts called data. स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा. डेटा को हम दो सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, नेमली प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. आइए देखते हैं प्राइमरी सोर्स क्या होता है. You want to know about the quality of life of the people in your town. You may like to ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different households in your town. अब समझ लो कि तुम लोगों को जानना है लोगों के रहने का तरीका या उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ. और ये तुम कैसे जानोगे, इसके पीछे तुम्हारा बेसिस क्या रहेगा कि उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है. You decide to collect the basic data yourself through statistical surveys, of course with the help of investigators और field workers. तो तुम क्या डिसाइड करोगे कि अब बेसिक डेटा कलेक्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिकल सर्वेस के थ्रू, ठीक है. और वो सर्वे हम किन के मदद से लेंगे, इन्वेस्टिगेटर्स और फील्ड वर्कर्स के थ्रू. While doing this exercise, you are relying on primary source of the data. और ये करते वक्त तुम किस पे रिलाई कर रहे हो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा पे. Thus, primary source of data implies collection of data from its source of origin. तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मतलब
वैसा डेटा जिसको हम डायरेक्टली ओरिजिन से ले रहे हैं। It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. You or your team of investigators are contacting the respondent and obtaining the desired quantitative information on per capita expenditure of different households in your town. तो प्राइमरी सोर्स मतलब होता है जो सोर्स है ना उससे डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेशन लेना। मान लो हर हाउस होल्ड के बारे में जानना है तो हर हाउस होल्ड में जाके उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, ओरिजिन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं। प्राइमरी मतलब होता है डायरेक्ट लोगों को कांटेक्ट करना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि हम अपना सर्वे कंप्लीट कर सकें। अब जो दूसरा सोर्स है डेटा कलेक्शन का वो है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स तो इसमें क्या आता है, सेकेंड, तो इससे हम ये समझते हैं कि सेकेंड हैंड डेटा कलेक्ट करना। Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information. तो secondary source of data collection मतलब क्या है कि ऐसे institute से data लेना या ऐसे agency से data लेना जिसके पास already वो information present है। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट और एजेंसी के पास प्रेजेंट है और हम उस इंस्टीट्यूट और एजेंसी के पास जाके वो डेटा ले लें। टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ योर टाउन मे हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो पिछले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। मान लो हमें जानना है क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसका बेसिस क्या है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो हो सकता है कि ये डेटा ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करके रखा हो अपने पास। यू कैन सिंपली अप्रोच द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे। दिस विल बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा फॉर यू, और ये हमारे लिए क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। दस secondary source implies that the desired statistical information already exists। तो इसका क्या मतलब है कि जो statistical data हमें चाहिए वो पहले से present है and you are simply to collect it from the concerned agency or the department, और हमें सिर्फ वो concerned agency या department से जाके collect करना है। You are not to conduct statistical surveys yourself and you are not to contact the respondents। हमें कोई statistical survey conduct करने का ज़रूरत नहीं है और ना ही respondents से मिलने का ज़रूरत है। Of course, you are not getting first hand information। हमें obviously first hand information थोड़ी मिल रहा है, हम लोग और उस information पे rely कर रहे हैं जो पहले से present है। You are simply relying on the information which is already existing. Primary source of data and secondary source of data पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि primary data और secondary data क्या होता है। तो शॉर्ट में समझने के लिए तो हम ये कंक्लूड कर ही सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया डेटा को हम कहेंगे प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी सोर्स जिसमें लगा हो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। आइए रीड करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर्स यू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफर्स यू secondary data. Let us clarify the difference. Primary data. Data collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end are called primary data. तो वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करता है शुरू से लेके अंत तक, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। These are collected from the source of origin, और ये किससे कलेक्ट होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से, यानी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली उनसे। इन द वर्ड्स ऑफ वेसल, data originally collected in the process of investigation are known as primary data. Primary data और original, obviously primary data तो अपना original हुआ ना। The concerned investigator is the first person who collects these information, और जो concerned investigator है वो पहला इंसान है जो इस information को collect करता है।
The primary data are therefore a first-hand information. To illustrate, you may be interested in studying the socio-economic state of those students in your class 11 who secured first division in their matriculation examination. You collect information regarding their pocket allowance, their family income, educational status, their family members, and the like. All this information would be termed as primary information or primary data. और ये सारे information को हम क्या कहेंगे? Primary information या फिर primary data. क्यों? Since you happen to be the first person to collect this information from the source of its origin. क्यों? क्योंकि हम पहले इंसान होंगे जो इस डेटा को कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन. आइए अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा क्या होता है. इन द वर्ड्स ऑफ M.M. Blair, secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than answering the question in the hand. देखते हैं वेसल का क्या कहना है. According to Wessel, data collected by other persons are called secondary data. These data are therefore called secondary data. Obviously, since these data have already been collected by somebody else, these are available in the form of published or unpublished reports. क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी किसी के थ्रू कलेक्टेड है तो ये डेटा हमें कहाँ मिलेगा? पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स के थ्रू. और ये डेटा सेकेंड हैंड डेटा भी कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवेज which are annually published by the Railway Board would be secondary data for any researcher. अब मान लो किसी को इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो रेलवे बोर्ड है वो एनुअली अपने डेटा को पब्लिश करता है. अब ये जो रिसर्चर है ये इस पब्लिश्ड डेटा से इन्फॉर्मेशन ले सकता है और ये जो इन्फॉर्मेशन वो रिसर्चर लिया है वो क्या है? वो सेकेंडरी डेटा है उसके लिए. आइए अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंसेस. नंबर 1, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. Primary data are original because these are collected by the investigator from the source of their origin. Primary data क्या है? Original data है. क्यों? क्योंकि investigator directly उसे origin से collect किया है. Against this, secondary data are already in existence and therefore are not original. तो secondary data क्या है? Secondary data पहले से present है इसीलिए वो original नहीं है और वो second hand data है. Difference in the suitability of objectives. अब second point है difference in the suitability of objects. Primary data are always related to a specific objective of the investigator. अब जो primary data है वो हमेशा investigator के specific objective से related रहता है. These data therefore do not need any adjustment for the concerned study और इसीलिए इस data को adjust करने का ज़रूरत नहीं है. On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. लेकिन जो secondary data है वो किसी और purpose के लिए collect किया जाता है पहले. Therefore, these data need to be adjusted to suit the objective of study in hand. और इसीलिए इस data को थोड़ा सा adjust करना पड़ता है ताकि वो present objective को fulfill कर सके. Number 3, difference in cost of collection. Primary data are costlier in terms of time, money and efforts involved than the secondary data. अब बहुत important चीज़ है ये कि जो primary data है वो obviously costlier है. क्यों? क्योंकि हर origin के पास जाके data collect करने में time ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा और efforts भी ज़्यादा लगेगा. बट secondary data तो बहुत easy है. Already किसी के पास collected data है, बस जाके उनसे हमें लेना है उसको. This is because primary data are collected for the first time from their source of origin. Secondary data are simply collected from the published or unpublished reports. Accordingly, these are much less expensive. तो अब हम क्या conclude करते हैं कि primary data का collection ज़्यादा expensive है और secondary data less expensive है.
Of course, it may be noted that there are no fundamental differences between primary data and secondary data. अब हम ये भी जानते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है. डेटा तो डेटा है, डेटा आर डेटा वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी. अब इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है ना, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो. These are classified as primary or secondary just on the basis of their collection, first hand और second hand. तो इसको हम क्लासीफाई प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ इस बेसिस पे करते हैं कि वो कैसे कलेक्ट किया गया है, फर्स्ट हैंडली कलेक्टेड है कि सेकेंड हैंडेड कलेक्टेड है. Thus, a particular set of data when collected by the investigator for a specific purpose from the source of origin would be primary data, and the same set of data when used by some other investigator for his own purpose would be known as secondary data. Thus, Sir Christ has rightly pointed out, the distinction between primary and secondary data is one of the degree. Data which are primary in the hands of one party may be secondary in the hands of other. ऑब्वियसली डेटा एक इंसान के लिए प्राइमरी और दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है ना. मान लो दो फ्रेंड्स हैं ए और बी. अब ए क्या किया, हर घर जाके उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फाइंड किया और अपना पर्पस फुलफिल कर लिया. अब नेक्स्ट ईयर बी को वो सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बी हर घर जाने के बदले सोचा कि वो ए के पास जाएगा और वो डेटा को ले लेगा. तो ये सेम डेटा ए के लिए प्राइमरी डेटा हुआ और यही डेटा बी के लिए क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा. तो अ डेटा मे बी प्राइमरी फॉर वन एंड सेकेंडरी फॉर अदर. अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है. हाउ इज बेसिक डेटा कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. व्हेन बेसिक डेटा इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, how do we do it? It involves the study of a set of statistical methods or statistical techniques. The following are some of the well-known methods of collecting primary data. अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. तो प्राइमरी डेटा को बेसिकली 4 तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, information from local sources or correspondence, information through questionnaires and schedules. Number 1 mailing method and number 2 enumerators method. इन हर मेथड का हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. The direct personal investigation is the method by which data are personally collected by the investigator from the informants. इसका क्या मतलब है कि जो डेटा है ना वो इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे भी रिलेटेड डेटा चाहिए ना, इन्वेस्टिगेटर्स उसके पास जाते हैं और डेटा खुद से कलेक्ट करते हैं. In other words, the investigator establishes direct relations with the person from whom the information is to be obtained. The success of this method, however, requires that the investigator should be very diligent, efficient, impartial and tolerant. तो इसका क्या मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक इंडिविजुअल के पास जाएगा और डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन लेगा. और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिलिजेंट हो, एफिशिएंट हो, इम्पार्शियल हो और टॉलरेंट भी हो. इसका एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड. ये देखते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किन कंडीशंस में सूटेबल है. This method of collecting primary data is suitable particularly when the field of investigation is limited or not very large. तो ये कब इम्पॉर्टेंट है या कब सूटेबल है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो लिमिटेड है और ज़्यादा बड़ा नहीं है. A greater degree of originality of the data is required. जब डेटा ओरिजिनल होने की काफ़ी ज़रूरत है.
इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, जब इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जब डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, जब इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत हो। अब देखते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मेरिट्स क्या क्या है। मतलब हम डायरेक्टली अगर इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला है ओरिजिनलिटी। डेटा जो है वो हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी का होगा। एक्यूरेसी, डेटा एकदम एक्यूरेट होगा। रिलायबिलिटी, डेटा को हम एकदम रिलायबल हो सकते हैं उस डेटा के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसी सोल पर्पस या सोल ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया गया है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, when in direct contact with the informants, the investigator may obtain other related information as well. अब हम किसी से जाके डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो जो चीज़ के लिए गए हैं उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, there is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from the informants. It facilitates comparison. अब वो डेटा एकदम यूनिफॉर्म होगा। Elastic, this method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments in his sets of question. और ये मेथड एकदम इलास्टिक या फ्री है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कभी भी अपने क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट ला सकता है। अब देखते हैं demerits. However, the method of direct personal investigation suffers from certain demerits as under. सबसे पहला है difficult to cover wide areas. अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि बहुत बड़े एरिया के सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। Direct personal investigation becomes very difficult when the area of the study is very wide. Personal bias. This method is highly prone to personal bias of the investigator. As a result, the data may lose their credibility. अब जो कलेक्ट कर रहा है वो इंसान थोड़ा बायस भी तो हो सकता है। अगर वो बायस हो जाएगा तो डेटा का क्रेडिबिलिटी तो सारा चला जाएगा ना। Costly. This method is very expensive in terms of time, money and efforts involved. Obviously, हर इंसान के पास जाके डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम भी जाएगा, मनी भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेगा। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लिमिटेड कवरेज, ये ना पॉइंट 1 से ही रिलेटेड है। जैसा कि हम पॉइंट 1 में देखे थे कि डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़, बहुत बड़े एरिया को कवर करना डिफ़िकल्ट है। तो अगर बहुत वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकता है तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ लिमिटेड एरियाज़ को ही कवर करेगा। इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव, दिस मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।